टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम सीआईबी के थर्ड पेपर रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल बी स्टार्ट करेंगे, विच इज़ कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक ही टॉपिक है विच इज़ मॉस्लो थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। मॉस्लो थ्योरी पिछले लास्ट पेपर में बहुत क्वेश्चंस आए थे इससे, तो हम सब देखेंगे। चलिए पहले एक बार इजी में बस एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सेगमेंटेशन कैसे करते हैं कस्टमर्स का इनकम लेवल के बेसिस पे। देखिए, अगर 2 to 10 लाख है तो उसको मास मार्केट में डालते हैं। कस्टमर सेगमेंट जो बनाते हैं कि हाँ ये कस्टमर इस सेगमेंट में आता है, तो अगर 2 से 10 लाख तक की इनकम होती है तो उसको मास मार्केट में देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था लास्ट टाइम, लास्ट था। ठीक है, 10 to 50 लैक्स में क्या हुआ, मास एफ्लुएंट कहलाता है। ठीक है, मतलब 2 to 10 लैक्स में आपका मास मार्केट होता है, 10 to 50 में मास एफ्लुएंट होता है, 50 to 400 लाख अगर किसी का है तो वो सुपर एफ्लुएंट में आता है सेगमेंट में, 400 to 4000 हाई नेट वर्थ होता है, 4000 टू अगर 1,20,000 के अराउंड लैख में उसकी कुछ है इनकम तो सुपर हाई नेट वर्थ में आता है, और अबव 1,20,000 होती है लैक्स में। देखिए हम सारा रुपीज लैख में बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ होता है। ठीक है, आप देखते होंगे जब कभी आप बैंकिंग में किसी का अकाउंट खोलते होंगे तो कभी कभी किसी के में लिख के आता है कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, तो वही चीज है कि आप एक इनकम के बेसिस पे सेगमेंट डिफाइन कर दे रहे हो कस्टमर्स का। ठीक है चीज, अब देखिए मॉस्लो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो कैसे होता है, ये एक डायग्राम टाइप से होते हैं। मतलब एक डायग्राम बनाया था मॉस्लो ने, एक डायग्राम दिया था पिरामिड वे में कि जो ह्यूमन होता है उसकी 5 नीड्स होती हैं। ठीक है, उस 5 नीड्स के हिसाब से ही वो अपना जिंदगी में जो भी मेहनत करता है या जो भी चीज करता है वो उसी के लिए करता है। तो बैंक क्या करते हैं, उन 5 पॉइंट्स को टारगेट करता है। ठीक है, अब हम उन पॉइंट्स को टारगेट करेंगे तो हम उसके लिए लोन देंगे, बैंक या कस्टमर से पैसे अपने अकाउंट बैंक में जमा करवाएंगे उन पॉइंट्स को यूज करके। तो एक मॉस्लो थ्योरी दी थी कि अगर बैंक मतलब इस पॉइंट्स का टारगेट करेगा तो कैसे हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो बेसिक लेवल पे होता है वो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है सिक्योरिटी सेफ्टी नीड्स जो होती हैं, थर्ड आपका आ गया सोशल नीड्स जो होती हैं, फोर्थ आपका एस्टीम नीड्स होता है, एंड फिफ्थ जो टॉप पे होता है वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, सारे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सा होता है पिरामिड के बेसिस पे। तो देखिए साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हुए, साइकोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं हमारे बेसिक नीड्स होते हैं। ठीक है ना, आपके जो बेसिक नीड्स होंगे वो आपके साइकोलॉजिकल होंगे। ठीक है ना, साइकोलॉजिकल कैसे हो गया, जैसे देखिए अब बैंकिंग टर्म्स में हम बात करेंगे, हमें मुझे पता है आपको सब समझ में आ रहा है नॉर्मल वे में। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको बस ऐसे देखना, आप साइकोलॉजिकल नीड में क्या हो गया, आपकी कोर सेविंग मतलब जैसे आप डे टू डे जो कमा रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी ने 100 रुपये कमाए और उसको पता है कि उसका सब कुछ खर्चा वर्चा मिला के 80 रुपये में निकल जा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो 20 रुपये, अब 20 भी ना सही, मान लीजिए 5-10 रुपये वो अलग भी कर लेता है, तो एटलीस्ट 10 रुपीज़ वो जमा करे, ताकि फ्यूचर में अगर उसको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, नीड आती है, तो वो उस पैसे को यूज़ कर सके। तो वो कोर एक सेविंग करना ना। फिर अब देखिए इंसान है, गलती से किसी और की गलती से, खुद की गलती से कोई भी एक्सीडेंटल या कोई भी नेचुरल डेथ अगर हो जाती है तो उसके कवर की वो चिंता करता है ना, पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह। ठीक है, वैसे ये सिक्योरिटी में जाएगा, लेकिन चलो। और फिर साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, आपका पैसा खाना पीने से रिलेटेड, आपका जो घर पे रहना चाहोगे, आप कहीं सब पे बाहर नहीं रहना चाहोगे तो हाउसिंग लोन उसकी साइकोलॉजिकल आपकी एक ज़रूरत होती है कि आप भले किराए पे रह रहे हो तो आप चाहोगे कि कभी मेरा एक घर बने, तो वो एक साइकोलॉजिकल नीड होती है ना। तो वही चीज़ नेक्स्ट क्या है आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। अब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स क्या हो गए, देखिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स कैसे हो गए, जैसे आप चाहोगे ना कि अगर बाई चांस आगे इन फ्यूचर मुझे कुछ हो जाए तो ये पैसा इस चीज़ के काम है, मेरे घर वालों के काम है, या मान लीजिए मैं हूँ अभी लेकिन मुझे पता है कि एक टाइम के बाद मैं जॉब नहीं कर सकता या मुझे एज हो जाएगी, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना कि मैं उन पैसे का यूज़ कर सकूँ, या मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए। बहुत सी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ आपको मान लीजिए एकदम से आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो बहुत से ऐसे नीड्स होते हैं जिसका आपको पहले से सोच के चलना होता है, सिक्योरिटीज लेनी होती है, सेफ्टी करनी होती है। तो कौन कौन से उसके लिए कर सकते हो, एफडीज होते हैं, आरडी बनवा सकते हो, एफडी बनवा सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हो आप उसके लिए। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या कोशिश करते हो, आप यही तो कहते हो कि हमें कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो उस टाइप से आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो। ठीक है,
टैक्स प्लानिंग करते हो कि टैक्स हमें कम पे करना पड़े, उसके लिए आप टैक्स प्लानिंग करते हो बैंक्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो ये सब आपका जो आता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको एंड में लास्ट टाइम कैसा क्वेश्चन आया था वो एक चीज़ भी बताऊंगी। फिर सोशल नीड्स कौन से होते हैं? अब सोशल नीड्स क्या हो गया है, वो हमारा जब सब ये सब निपट जाता है तो हमें एक ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ खानी है या हमें ये चीज़ भी चाहिए। जैसे मतलब वो हो गया ना कि मतलब शायद आप उसके बिना भी काम चला रहे हो, पर कुछ चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपकी जरूरत है। जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स में फूड आ गया, ठीक है, लेकिन अब फूड की भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप दाल रोटी खा के जिंदा रह लो तो ठीक है, वो साइकोलॉजिकल नीड है। बट अगर उसी में आपको चाहिए कि नहीं आज मुझे पनीर खाना है या आज मुझे ये चीज़ खानी है, या फिर मान लीजिए आपके कहीं पे आप घर किराए पे लेके रह सकते हो, छोटे से घर से काम कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको चाहिए कि आपको बहुत बड़ा घर लेना है या मुझे इतना बड़ा जगह चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे ऐसे शॉप खोलनी है, ऐसे करना है, तो वो सब आपका जो आता है ना वो सोशल नीड्स में आता है। आप सोशलाइजेशन करना चाहते हो, आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं भी ऐसे रहता हूँ या मैं भी ऐसे जीता हूँ या मेरी ऐसी सोशल नीड्स है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो वो सब आपका सोशल उसमें आ जाता है। तो उसमें आप कौन कौन से लोन ले सकते हो? कंज्यूमर लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, होम लोन उसमें भी आता है, कार लोन आता है। आपका चाहोगे ना कार पे घूमने जाए हम कहीं, ठीक है, आपने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है आप उसके लिए लोगे, गोल्ड के लिए लोगे, इंश्योरेंस कवरेज के लिए लोगे, हेल्थ पॉलिसीज लोगे, तो बहुत से जो लोन्स और पॉलिसीज वगैरह हैं वो इसके कैटेगरी में सोशल नीड्स में आते हैं। सबसे वाइड वैरायटी जो आपको वाइड वैरायटी मिलेगी ना वो इसी में मिलेगी, सोशल नीड्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? एक्सट्रीम नीड्स। एक्सट्रीम नीड्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस करवाया आपका, ठीक है ना, मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो आपका, आपने स्पेशल टर्म डिपॉजिट करा रहे हो, मीन्स इसमें क्या हो गया ना, ये एस्टीम नीड्स वो होते हैं कि ठीक है आपकी नॉर्मल नीड्स सोशल नीड्स पूरी हो गई, अब आपको थोड़ी लालच आ गई है ना कि ठीक है मेरे पास ऐसे है, थोड़ा सा इससे बड़ा हो, या फिर मेरे पास दो ऐसी चीज़ें हो, तो वो चीज़ मतलब हल्का सा आपको ग्रीड आ गया है ना आपको, कि ऐसा लग रहा है ना मेरे पास ये तो है ही पर मुझे ये भी चाहिए, तो ये चीज़ आपकी जो आती है ना वो एक्सट्रीम नीड्स में आती है, नहीं है। देखो देखो एग्जाम्पल भी दिया है, सेकंड हाउसिंग लोन मिल रहा है आपको, होम डेकोरेशन के लिए चाहिए, ठीक है, मेरा घर ऐसे सजा नहीं, मेरे को तो यहाँ सोफा चाहिए, यहाँ पे ऐसी ऐसी वाली टेबल होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपका ना एक्सट्रीम नीड्स में आता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है अगर मिल रहा है तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा भी मिल जाए, तो वो चीज़ आपकी इसमें आती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कौन सी होती हैं? देखिए आप एक टाइम पीरियड के बाद ना आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हाँ ठीक है मैंने ऐसी ज़िंदगी जी ली, ऐसा सब हो गया, अब मुझे अपने फ्यूचर में कुछ हो जाए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि फ्यूचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप एक एज हो जाएगी तब आपको पैसे चाहिए होंगे, आप उस पैसे के लिए काम नहीं कर सकते ना, ओल्ड एज हो गई है, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा लेते हो जिसमें आपको मान लीजिए इन फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन मिल रही है, आपने खूब सारा जो अपना वो है एफडीज वगैरह, टर्म्स वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वो लिए हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम्स आती हैं, बैंक की आती हैं, या फिर बैंक आपको पता है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को बढ़ा के देता है, अगर आपको चाहिए कि आपको जल्दी ब्रेक करनी है आप उसका यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट की ऐसे ऐसे स्कीम्स होती हैं, पेंशनर लोन्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो आपका आता है ना, ये सब आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है ना, वो हम बोलते हैं ना एक एज के बाद हमें सेल्फ रियलाइजेशन होने लगते हैं, तो वो चीज़ ये है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी ना, ये तो हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आया था लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें ये चीज़ आई थी, एक केस स्टडी दे दी थी कि एक जो है ना आपका लेबर है, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो चीज़ याद है मैं वैसे बता रही हूँ कि एक लेबर है, वो ऐसे ऐसे जॉब करता था, अचानक से उसको ये हुआ कि उसको नई जॉब मिल गई, मतलब अभी कोई जॉब नहीं थी, वो बहुत वैसे रहता था, अब उसको एक नई जॉब मिल गई और उसने घर लिया, ये किया ये किया, तो उसकी जो ये चीज़ें हैं ये किसके अंडर में हैं, तो उसका जैसे आंसर जो था ना वो सोशल नीड्स था, कि उसने अपनी सोशल नीड्स को करा, तो वो मतलब इस टाइप से केस स्टडी आपको दे देंगे और आपको बताएंगे कि ये जो सिचुएशन हमने पैदा की या जो सिचुएशन इसमें दिख रहे हैं आपको वो किस नीड्स में आ रहा है, साइकोलॉजिकल नीड्स में आ रहा है, मतलब आप सोचिए बैंकिंग टर्म वो में नहीं था, वो उसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि लोन दिला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें नॉर्मल एक चीज़ बोली कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे करा उसने, ऐसे ऐसे अपना पेंशन ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस करा लिया या इतनी एफडी बना दी, मतलब इतना बस बैंकिंग टर्म्स में बात हुई। अब आपको पता करना है कि वो सोशल नीड्स थी, साइकोलॉजिकल नीड्स थी, कौन सी नीड्स थी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम इसमें मॉस्लो में, और ये क्वेश्चन ऐसे था कि मतलब डायरेक्ट मॉस्लो से रिलेटेड था,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी केस स्टडीज के थ्रू भी आ जाते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में पता होगा ना तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। बहुत ईजी 1 मार्क का क्वेश्चन था वो, ठीक है। अब देखिए ये 1 लाइन है, इतना मैंने इसमें डिटेल्स लिखी थी अपने समझने के लिए, अपने टाइम पे पढ़ने, अपने पढ़ाई के टाइम पे। आपको इतना नहीं देखना है, बस इतना देखो, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट सर्विस क्वालिटी, मतलब जो आपको सर्विस क्वालिटीज आप दे रहे हो कस्टमर को, तो उसमें कस्टमर क्या क्या चाहता है। एक तो टेंजिबिलिटी चाहता है, वो चाहता है ना कि जो उसके पास चीज़ें आए, फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट वगैरह आए ना, वो बहुत टेंजिबल हो, बहुत आराम से वो इसलिए एक्सेसिबल कर पाए। रिलायबिलिटी हो, जल्दी खराब ना हो, ऐसा ना हो कि आपने बोला इतना चलेगा, इतनी एक्यूरेसी रहेगी, इतने दिन चलेगा, उससे पहले ही वो बेकार हो जाए ना, तो वो रिलायबिलिटी रहनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस रहना चाहिए। मान लीजिए कस्टमर केयर को वो कॉल कर रहे हैं या वो कस्टमर आपके पास आया, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हो ना, तो वो चीज़ कस्टमर्स को चाहिए होती है। सर्विस क्वालिटी उससे बहुत इंप्रूव होती है। मीन्स अगर आप कस्टमर को अच्छे से डील करते हो ना विद स्माइल, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस में ना वो 4 लोगों को और तारीफ करता है। और अगर आपने थोड़ा सा उसको रूडली बिहेव कर दिया, फिर वो 5 लोगों को जाके बुराई करता है, ठीक है ना। मतलब आपकी तारीफ तो कम होगी, लेकिन अगर आपने एक बार गलती कर दी ना, तो उसकी जो वो बुराई करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। इंश्योरेंस कॉम्पिटेंस, इंश्योरेंस कॉम्पिटेंस मीन्स क्या हुआ कि जिससे आपकी नॉलेज है उस, मतलब ठीक है, आप कस्टमर आया, आपने बोला हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नॉलेज है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि अभी सर्कुलर वाइज आपका बैंक क्या फैसिलिटीज दे रहा है, या इस टॉपिक पे आपको क्या करना है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप जो कस्टमर को कुछ कन्वे कर रहे हो, तो आप उसको इम्प्रॉपरली या विदाउट नॉलेज नहीं दे सकते। गलत नॉलेज भी आपके कंप्लेन की तरफ लीड कर जाती है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आप जो काम कर रहे हो उसकी, ठीक है। कर्टेसी, कर्टेसी मीन्स आपको पोलाइटनेस के साथ कस्टमर से बात करनी है विद स्माइल ऑन द फेस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें। क्रेडिबिलिटी, मैंने वही बोला कि अगर आप जो कोई चीज़ कस्टमर को कन्वे कर रहे हो या फिर जो कोई आप काम कर रहे हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितना वो ट्रस्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को आपके, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड सिक्योरिटी मीन्स क्या है, अगर कोई आपके पास अपना पैसा रखना चाहता है आपके बैंक में, तो उसको आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपने हमें पैसा दिया है तो आपको वो पैसा जब भी आप मांगोगे, जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है, अगर उसने कोई वैसी एफडीज बनाई जो मैच्योरिटीज पहले नहीं मिलती, तो वो आपको उस टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगी। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको एक देना पड़ता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने डिटेल में बता दिया, जो मैंने यहाँ लिखा था ना इस एक्सप्लेनेशन, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो क्या क्या क्वालिटी चाहिए होती है, सिक्योरिटी, क्रेडिबिलिटी, कर्टेसी, टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एश्योरेंस कॉम्पिटेंस। अब देखिए, अगर इसमें कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो बस ये होगा कि ऐसा सा है, आपको इसमें से कौन सा इस टाइप से हो सकता है। तो आपको पता है, आपने इतना देख लिया, आपको नॉर्मली पता होता है ये चीज़ हमें रोज़ बैंक में करनी होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक एम्पैथी भी आता है। एम्पैथी क्या होता है कि अगर वो एक्सेस करना चाहे, मतलब कोई चीज़ आपको कांटेक्ट करना चाहे, तो कितनी इजीली आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है। मीन्स अब आप मान लीजिए आप हिंदी स्पोकन पर्सन है और आपको तमिलनाडु में बैठा दिया गया या महाराष्ट्र में बैठा दिया गया, वहाँ मराठी और तमिल चल रही है, तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, नहीं ना। तो एक आपको मतलब एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होनी चाहिए, वो दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कितनी है कस्टमर से, मतलब कस्टमर को दिखना चाहिए कि आप एफर्ट कर रहे हो अपने काम के लिए, ठीक है। नहीं हो पाता, थोड़ा डिले से होता है, मुझसे टाइम मांग लो, लेकिन आपको एफर्ट दिखना चाहिए। एम्पैथी मीन्स क्या हो गया ना, आपका आपस में जो बॉन्ड बनता है कस्टमर के साथ ना, कि कस्टमर को थोड़ा सा एम्पैथी आती है कि ठीक है, हाँ, ये मेरा कर रहा है, मे बी थोड़ा कुछ इश्यू हो, लेट हो रहा है, ठीक है, तो वो वेट करने को तैयार हो जाता है। तो वो एक चीज़ एम्पैथी टर्म आता है, ठीक है। ये इसके टाइप्स थे, मतलब उसके एक तरीके से वे बताया गया कि एम्पैथी किस सेंस में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन लेवल। देखो क्या होता है ना, बैंकिंग जो है ना, वो पूरी तरीके से आपका सर्कुलर्स, इंडेक्सेस, लॉ एंड रूल्स चलता है, ठीक है। प्रैक्टिकल ठीक है, डिफरेंस होता है थोड़ा, लेकिन सेम उस पर चलता है। तो एक आपका होता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है ना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होता है, ये आपकी सर्विस क्वालिटी बैंक्स की बताता है कि बैंक्स जो सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका की परफॉर्मिंग इंडिकेटर में किस लेवल पे है, वो आपकी मेजर करता है, क्वालिटीज मेजर करता है, ठीक है, कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर्स को, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, सेटिस्फैक्शन के लिए ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एडवोकेसी कर रहे हैं, लॉयल्टी, ये 3 बेसिस पे वो मेजरमेंट करते हैं कि जो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, उसकी मेजरमेंट इन 3 टर्म्स पे होती है कि आपका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन आप कितना दे रहे हो, एडवोकेसी कितनी चल रही है, लॉयल्टी कितनी हो रही है, ठीक है। अब देखिए
प्राइवेट बैंक्स, ये टर्म्स है नॉर्मल, ये इतना वो नहीं है। प्राइवेट बैंक जो है ना वो लीड करते हैं किसमें, सेविंग एंड क्रेडिट कार्ड्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक लीड करते हैं किसमें, होम लोन्स एंड फॉरेन बैंक जो होता है वो होम लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स में डील करते हैं। देखिए आप नॉर्मली नोट करना ना, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना तो वो क्या करते हैं ना, आपका सेविंग या क्रेडिट कार्ड में लेते हैं। और ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना वो लोन में विश्वास रखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्रेडिट कार्ड इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड आपके प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि वो स्कीम्स उसमें बहुत सारी देते हैं और लोग क्या करते हैं ना स्कीम्स जहाँ पे, और देखिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स में अंतर तो होता ही है, आप सब जानते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, तो वो चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये सब है, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सी क्लस्टर्स मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, होम लोन्स का क्या दे रखा है, वही चीज़ है कि डेरिव्स ऑफ सर्टिफिकेट ओवरऑल मेजर्स होम लोन के बेसिस पे होता है। लोन डिसबर्समेंट टाइम 14 दिन का होता है विंडो का, ठीक है। ये अभी नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, इतना होम लोन आगे आएगा ही। तो इसमें इतना ही था इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट था हमने सारा देख लिया। ये कुछ मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो अब इसके साथ मतलब इस चैप्टर से जो आने वाला इंपॉर्टेंट है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं तो, मेरी तो आदत है मैं सब कुछ लिख लेती हूँ, तो हमें केवल उतना ही पढ़ना है ना जो इंपॉर्टेंट है या जो लगता है कि ऐसे आएगा। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे। देखिए रिटेल बैंकिंग क्या है, जो डे टू डे आप रिटेल बैंकिंग कर रहे हो तो आप बुक के भरोसे नहीं बैठ सकते, उसमें आपका बाहर से बहुत रहता है, आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं वो आता है सारा। और लास्ट टाइम आपकी एक जस्ट नई की स्कीम लॉन्च हुई थी, सीनियर सिटीजन की पेंशन से रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे। आपका HRA वगैरह कैसे काउंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बुक में कहीं नहीं है, कहीं पे भी बात नहीं हुई। तो मतलब रिटेल जो है ना वो वास्ट कोर्स है, वो आपको छोटी सी किताब दिखती है, ठीक है, उतना है नहीं, बहुत वास्ट है इसका कोर्स। और बुक आप जो लिखते हो नॉलेज केवल कॉपीज पे, वो उससे नहीं होता है। तो मैं आपको सब वो देखेंगे, हम सब देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, हम केवल वही पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है, तो वो आप भी पढ़ ही रहे हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। थैंक यू।